हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो इंडिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यू कंट्रोलिंग चैप्टर से रिलेटेड। शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डैश इंश्योर्स दैट एक्चुअल एक्टिविटीज़ कन्फर्म टू प्लान्ड एक्टिविटीज़। यानी इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो कंफर्म करती है कि जो हमने प्लान किया था एक्टिविटीज़ उसी के अकॉर्डिंग हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो देखो यहाँ पर आपका आ जाता है कंट्रोलिंग, जो इंश्योर करता है कि हाँ जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे, जो प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग ही वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। यहाँ कंट्रोलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। तो पहला है इसका गोल ओरिएंटेड, तो कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड होती है, राइट। परवेसिव यानी हर डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, हर जगह इसकी ज़रूरत होती है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये लगातार चलता रहता है। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि ये तीनों ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। इनमें से कौन सा कंट्रोलिंग का फीचर नहीं है। देखो कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड होती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, बट ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन आपका क्या है, वो है प्लानिंग, ठीक है। सो कंट्रोलिंग प्राइमरी फंक्शन नहीं होती। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटिव स्टैंडर्ड। अब क्वांटिटिव स्टैंडर्ड का मतलब जिससे आप मेजर कर सकते हैं, राइट। सो ऑप्शन 1 है यहाँ इम्प्रूविंग एम्प्लॉय रिलेशंस, इम्प्रूविंग रेपुटेशन, इम्प्रूविंग मोटिवेशन लेवल। तो इन चीज़ों को आप क्वांटिटी की टर्म मतलब क्वांटिटी की तरह नहीं डील कर सकते, राइट। ये सारे आपके क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं। बट जो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पर, कॉस्ट कट बाय 10%, ठीक है, तो ये आप मेजर कर सकते हो, इसलिए ये आपका क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेप प्रिसीड्स कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि जो कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड का जो स्टेप आता है कंट्रोलिंग के प्रोसेस में, उससे पहले कौन सा स्टेप आता है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप करते हो स्टैंडर्ड सेट करते हो, आप सेट करते हो स्टैंडर्ड्स जिसके अकॉर्डिंग वर्क होना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हो, ठीक। एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद आप कंपेयर करते हो दोनों चीज़ों को कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि इस स्टेप से पहले क्या आता है, तो कंपैरिजन से पहले आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड सेट किए, फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की, फिर आपने कंपेयर किया उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, राइट। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, KRA स्टैंड्स फॉर। KRA की फुल फॉर्म पूछिए आपसे, तो KRA होता है आपका की रिजल्टिंग एरियाज। अब क्वेश्चन ये आता है कि की रिजल्टिंग एरियाज क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने डिफाइन किया उन वर्क को, उन एक्टिविटीज़ को जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर उनमें कुछ गड़बड़ होती है तो वो कंपनी को बहुत लंबे समय तक उसके लिए सफ़र करना पड़ सकता है, ठीक है, ह्यूज लॉस हो सकता है। तो की रिजल्टिंग एरियाज वो इंपॉर्टेंट पार्ट जिन एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से की जाती है, राइट। की रिजल्टिंग एरियाज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग में एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग। यानी कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप सब चीज़ कंट्रोल करने जाओगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये एज इट इज़ लाइन है आपके एनसीईआरटी में, दैट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग, यानी आप अगर अटेम्प्ट करते हो सब कुछ कंट्रोल करने का, में एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग, तो एट द एंड आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये आपका कहा जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहता है जब आप एनालाइज करते हो ना, जब आप सारे वर्क को, तो उसमें आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कि आप सारी चीज़ें तो कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो आप हर तरफ कंट्रोल करने जाओगे तो आप अपने की रिजल्टिंग एरियाज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहता है कि आपको सब चीज़ कंट्रोल नहीं करनी है, आपको उन्हीं एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यानी आप कुछ चीज़ों को छोड़ भी सकते हो, उनको कंट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं है जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स कोर एक्टिविटीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान दो और उनके जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक। तो यही कहा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कि आप सारी चीज़ें एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। यानी कंट्रोलिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहले आप उसमें क्या करते हो, तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड्स डिसाइड करने के बाद आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद आप कंपेयर करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, फिर उसके बाद आप एनालाइज करते हो कि ये डिफरेंस है तो क्यों है, एनालाइजिंग डेविएशन।
देन आप करेक्टिव एक्शन लेते हो कि जो हम ठीक कर सकते हैं, जो मिस्टेक्स हैं उन्हें कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। तो लास्ट स्टेप हो जाता है आपका टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी द फोकस पॉइंट फॉर अ मैनेजर वाइल कंट्रोलिंग, यानी मैनेजर के लिए फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए जब वो कंट्रोलिंग कर रहा हो, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाते हैं वो होते हैं की रिजल्टिंग एरियाज, जिस पर एक मैनेजर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो उसके लिए कंट्रोलिंग के दौरान फोकस पॉइंट कौन से होते हैं, की रिजल्टिंग एरियाज, जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर उन पर ध्यान सही से नहीं दिया जाएगा तो उसमें लॉस हो सकता है और वो कंपनी को भी सफ़र करना पड़ सकता है, राइट। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रोलिंग फंक्शन इज अ, कंट्रोलिंग फंक्शन कैसा है, बैकवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग है और नन ऑफ द गिवन, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन जो होता है ना, जब मैंने कंट्रोलिंग चैप्टर डिस्कस किया था अपनी वीडियो में, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर किया हुआ है कि ये फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है। कैसे, ये समझिए। देखो कंट्रोलिंग में आप देखो, कंट्रोलिंग आपके मैनेजमेंट का लास्ट प्रोसेस है, ठीक है। कंट्रोलिंग लास्ट प्रोसेस है, तो ये बैकवर्ड लुकिंग है, ये एंड मेजर करता है हर चीज़ को, कंट्रोल करता है हर चीज़ को, बट ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है। कैसे है, देखो आपने जो कंट्रोलिंग की, कंट्रोलिंग में आपने ये बताया कि भाई ये परफॉर्मेंस आई है, एक जो हमने स्टार्टिंग में प्लान बनाया उसके बेसिस पर हमारी ये परफॉर्मेंस आई है, इस तरह से हमने काम कंप्लीट किया है, राइट। तो अब जितनी भी कमियां इस काम में हैं, नेक्स्ट जब भी प्लान बनेगा, नेक्स्ट टाइम भी प्लानिंग होगी, तब हम क्या करेंगे, हम कंट्रोलिंग के बेस के ऊपर नया प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग के लिए भी फोकस कर रही है, वो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग के लिए बताती है, बेस तैयार करती है कि इस बार की प्लानिंग में हमें क्या चीज़ें सही करनी है, क्या चीज़ें कम करनी है, क्या चीज़ें ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो ये बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स टू, एक एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम मतलब अगर कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो वो किस चीज़ में हेल्प करेगा, अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करेगा, बूस्ट करेगा एम्प्लॉयज़ का मोराल, राइट, ठीक है, जज करेगा एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स की जो हमने स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए थे वो उसी एक्यूरेसी के साथ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा कि अगर एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम है तो वो इन तीनों में ही हेल्प करेगा, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, कंट्रोलिंग इज डिपेंडेंट ऑन, कंट्रोलिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो कंट्रोलिंग डिपेंड करती है प्लानिंग पर। देखो अगर प्लानिंग ही नहीं होगी, ठीक है, तो कंट्रोलिंग का तो रोल ही नहीं आता। कंट्रोलिंग का काम क्या है कि जो प्लानिंग में हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं, चेक करना कि काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर हमने प्लानिंग की ही नहीं, हमने कोई स्टैंडर्ड डिसाइड ही नहीं किए, तो कंट्रोलिंग तो वेस्ट हो गई, कंट्रोलिंग का कोई काम ही नहीं बचता, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फुल्ली डिपेंड किस पे है, प्लानिंग पे, क्योंकि वो प्लानिंग के स्टैंडर्ड्स को मेजर करती है एक्चुअल परफॉर्मेंस से। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी कौन जज करता है, तो अभी हमने डिस्कस किया कंट्रोलिंग का ही ये फंक्शन है, ठीक है। सो कंट्रोलिंग करती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, सेटिंग सेल्स वॉल्यूम्स कम्स अंडर, सेल्स वॉल्यूम डिसाइड करना, ठीक है, कि इस बार हमें कितनी सेल करनी है, तो ये किसके अंडर आता है, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स, फाइनेंस स्टैंडर्ड, ह्यूमन रिसोर्स स्टैंडर्ड और मार्केटिंग स्टैंडर्ड। देखो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड में आप ये डिसाइड करते हो कि आपको क्या बनाना है या उसमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है। फाइनेंस स्टैंडर्ड में कि क्या कॉस्ट होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स में किस टाइप के एम्प्लॉयज़ उसे वर्क करेंगे और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। बट एक मार्केटिंग स्टैंडर्ड होता है जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि कितनी सेल्स हमें इस बार टारगेट लेके चलनी है, कि कितनी सेल्स हमें करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप मार्केटिंग करते हो। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर एनालाइजिंग डेविएशन डैश इज मस्ट, यानी एनालाइज करने के बाद आपका क्या काम रहता है। देखो यहाँ अगेन इन्होंने कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में ही पूछा है। देखो कंट्रोलिंग प्रोसेस में आप सबसे पहले स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हो, फिर एक्चुअल एक्सपीरियंस को मेज़र करते हो, फिर कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल एक्सपीरियंस को, फिर आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो कि कहाँ डिफरेंस आया, एनालाइजिंग डेविएशन। देन आप क्या करते हो, करेक्टिव एक्शंस लेते हो, जो भी डिफरेंस आया उसे कैसे सही किया जाए, तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर, यहाँ आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। ये चारों आपको पता है, ये कंट्रोलिंग के प्रोसेस है। पहला आपको दे रखा है मेजरिंग परफॉर्मेंस, दूसरा है एनालाइजिंग डेविएशन, तीसरा है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, चौथा है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। तो अगर मैं इसे यहाँ पर सीरियल वाइज में लगाऊँ, करेक्ट ऑर्डर में लगाऊँ, तो ये पहला आ जाएगा आपका मेजरिंग परफॉर्मेंस, ठीक है।
फिर आपने क्या किया, कंपेयर किया परफॉर्मेंस को विद स्टैंडर्ड्स, देन आपने एनालाइज किया, देन करेक्टिव एक्शन लिए। तो ऑप्शन 1 4 3 2 ये सीक्वेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, 1 4 3 2। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? देखो, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग मीनिंगलेस हो जाती है, क्योंकि प्लानिंग ही बेस होता है कंट्रोलिंग का। ठीक है, सी ऑप्शन है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग। तो ये दोनों ऑप्शंस भी करेक्ट हैं यहाँ पर। जो इनकरेक्ट है वो है बी, क्योंकि ये जो लाइन है ये इन्होंने गलत लिखी है, प्लानिंग इज ब्लाइंड विदाउट कंट्रोलिंग लिखा है, जबकि ये लाइन है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। ठीक है, देखो प्लानिंग इज ब्लाइंड विदाउट कंट्रोलिंग का मतलब हो जाता है कि अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो प्लानिंग को कुछ पता ही नहीं लगेगा। देखो, कंट्रोलिंग एक बेस देती है, बट प्लानिंग का मेजर फोकस अपने प्लान पे भी रहता है। ठीक है, वो आने वाले फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं जिसका एक पार्ट होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग को भी वो ध्यान में रखते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग ब्लाइंड है विदाउट कंट्रोलिंग। ठीक, बट एक्चुअल लाइन क्या है, ये है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग ब्लाइंड हो जाएगी प्लानिंग के बिना। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग किसके बेसिस पे है? प्लानिंग के बेसिस पे। अगर प्लान ही उसके हाथ में नहीं होगा तो वो किस चीज़ को मेजर करेगी? तो वो लाइन यहाँ हो जाती है कि कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, पिक द ऑड वन आउट, यानी आपको इनमें से एक अलग चुनना है। इन चारों में से कौन सा एक है जो इन तीन से अलग है? तो पहला ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम 10 to 2, रिड्यूस कॉस्ट बाय 5%, सेल्स टारगेट टू इम्प्रूव बाय 20 लाख। तो देखो, ये तीनों आप रिड्यूस कर रहे हो डिफेक्ट को, ये आप मेज़र कर पा रहे हो। आपने 10 से 2 पर ले आया तो आपने क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को मेज़र किया। रिड्यूस कॉस्ट बाय 5% रिड्यूस किया, ये भी आपका क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। और इंक्रीज़ किया आपने सेल्स 20 लाख से, ये भी क्वांटिटेटिव, यानी आप इन चीज़ों को मेज़र कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, इम्प्रूविंग मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, इसे आप मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए यह आपका क्वालिटेटिव टर्म्स का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग इन दीज एरियाज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफ़र, यानी अगर इन एरियाज़ में कुछ गलत होता है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उसके लिए सफ़र करना पड़ता है। तो ये भी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो ये हो जाते हैं आपके ऑप्शन डी, की रिजल्टिंग एरियाज़, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनमें अगर कुछ गड़बड़ होती है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इनमें से कौन सा कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस बताता है? देखो, कंट्रोलिंग के ज़रिए आप क्या करते हो? एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करते हो, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन रखते हो, हेल्प करते हो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने की, राइट। तो ए बी सी ये तीनों ही इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑल। ठीक है, यही थे आज के क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।